गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पानी की कहानी और जिसके लेखक रामचंद्र तिवारी हैं। इसमें हमें रामचंद्र तिवारी जी ने बताया है कि किस तरह से पानी का जन्म हुआ, किस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो उनकी गैसों के रूप में थी और किस तरह इनका रूप परिवर्तन हुआ और किस तरह प्रकृति का हमारी जो धरती है उसका जन्म हुआ। इस पाठ में हमें उन्होंने यह जानकारी दी है। तो हम शुरू करते हैं पानी की कहानी। आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई है। लेखक रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं कि मैं आगे ही बढ़ रहा था कि बेर की झाड़ी से मोती सी एक बूंद है वो मेरे हाथ पर पड़ी, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि जो ओस थी वो उनकी ओस की जो बूंद थी वो उनकी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई थी। अंडरलाइन करेंगे हम इसको। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली और वह कहाँ आ गई थी, तो बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद है वो लेखक को मिली थी और वह ओस की बूंद लेखक की कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई थी। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सितार की जो कोई झनकार सी सुनाई देने लगी, जैसे कोई सितार बजा रहा और उसकी झनकार से मुझे सुनाई देने लगी। तो लेखक ने सोचा कि कोई सितार बजा रहा होगा। फिर लेखक है वो चारों ओर देखते हैं, फिर वो ऐसे खुद ही अनुभव करते हैं कि उनकी जो हथेली ये स्वर थे वह उनकी हथेली से निकल रहे थे। तो ध्यान से देखा तब उन्हें पता लगा कि जो बूंद के जो दो कण होते हैं वह दोनों हिल हिल कर यह स्वर है वो उत्पन्न कर रहे थे। जो सितार के जैसी झनकार लेखक को सुनाई दी और वह कहाँ बज रही थी, अंडरलाइन करेंगे। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। वह स्वर कौन उत्पन्न कर रहा था? बूंद के जो दो कण हो गए थे वे दोनों हिल हिल कर वह अपना स्वर है वो उत्पन्न कर रहे थे। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। लेखक कह रहे हैं कि जो जो स्वर उत्पन्न हो रहे थे तो वह ऐसे लग रहा था जैसे बोल रहे थे। तो मैंने उस जो सुरीली आवाज़ थी उन्होंने ऐसी आवाज़ में ऐसे सुना कि जैसे वो कह रहे हो कि सुनो सुनो। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं चुप हो गया। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कह दिया कि कहो कहो। तो ओस की बूंद है वो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। तब जो ओस की बूंद थी वो प्रसन्नता से हिल गई। कब हिल गई? ओस की बूंद प्रसन्नता से कब हिली? जब जो ओस की बूंद है वो कहो कहो कर रही थी और लेखक ने उत्तर दिया, सुनो सुनो कह रही थी, लेखक ने उत्तर दिया कहो कहो। यह बात सुनकर ओस की बूंद है वह प्रसन्न हो गई थी। जानता हूँ, मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। वह ओस की बूंद है वो बेर के पेड़ से आई थी।
झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे आत्मविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं उस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। वो कह रहे हैं कि मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। वो उसकी बूंद वो कह रही है, ओस की बूंद किसको अपनी कहानी बता रही है? लेखक को। और वो अपनी कहानी बताती हुई कह रही है कि मैं बहुत दिनों से इस पेड़ के पास की भूमि के इधर उधर घूम रही हूँ और मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती हूँ कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। वो जो ओस की बूंद है वो लेखक को कह रही है कि जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो तुम देख रहे हो ना, ये जितने ऊपर इतना बड़ा नहीं है, कि जितना बड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा नहीं है। पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा होता है, यानी उसकी जड़ें फैली होती है ना। एक पेड़ की, एक बड़ा सा पेड़ होता है, वो जितना बाहर से ऊपर से दिखाई देता है, उसके नीचे भी जितना पुराना पेड़ होगा उसकी जड़ें भी उतनी ही फैली रहती है। तो ओस की बूंद लेखक को कह रही है कि यह पृथ्वी में भी इतना ही बड़ा है और इसकी बड़े जड़ें हैं, छोटी जड़ें हैं और जड़ों के जो रोए हैं वो फैले रहते हैं। और ये रोए हैं ये बड़े निर्दयी होते हैं। ये क्या करते हैं? मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। पानी के जड़ होती है, वो क्या करती है? पानी को सोखती है। तो वो कह रहे हैं, पानी अपनी कहानी बताते हुए कह जाता है कि मुझ जैसे जो असंख्य जल कण है, यह इन्हें बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं। पेड़ खा जाने से मतलब क्या है कि कुछ को तो पानी एकदम सोख लेते हैं, कुछ पेड़ तो, और अधिकांश को का कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल दे और अधिकांश को कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यानी पानी होता है, पानी है, वो पेड़ है, वो ज़्यादा खींच लेते हैं अपने रोए के द्वारा, और जो नहीं खींच पाते उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से भी हम अंडरलाइन करेंगे, पृथ्वी में लगभग इतना ही बड़ा है, जिसकी जड़ें छोटी, बड़ी जड़ें और बड़ी रोए हैं। रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलवर पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का कुछ छिनकर बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े हो यों ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। वो ओस की बूंद है, वो कह रही है कि तुम ऐसे समझते हो कि इतने बड़े बड़े जो पेड़ खड़े हुए हैं, ये अपने आप ही खड़े हुए हैं क्या? कि मेरे जैसे असंख्य बंधुओं ने, यानी कितनी पानी की बूंदों ने अपने प्राण नाश किए। पेड़ का क्या, जड़ों का क्या काम है? पानी को सोखना। तो वो कह रही है कि पेड़ ऐसे ही थोड़ी रहते हैं हरे भरे, ये कितने मेरे जैसे असंख्य बिंदु, यानी कितनी जो ओस की बूंदे होते हैं, इनको ये खींच लेते हैं, तब उनका क्या हो जाता है? प्राणनाश हो जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। वो कह रहे हैं कि हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से पी रही थी। जो पानी की बूंदें होती हैं, जो ओस होती है, वो क्या करती है कि जो भूमि होती है उसमें जो खनिज तत्व रहते हैं उनको वो अपने शरीर में घुला लेते हैं, यानी पानी अपने में घुला लेता है। और फिर वो जो पानी है वो पेड़ पौधे हैं वो अपनी ओर खींच लेते हैं और उनमें जो खनिज पदार्थ है वो भी पहुंच जाते हैं। तो वो कह रहे हैं, वो ओस की बूंद बता रही है कि मैं भूमि के जो खनिज है उनको अपने शरीर में घुलाकर आनंद से पी रही थी। इतने में ही क्या हुआ
कि दुर्भाग्य से एक रोए से मेरा शरीर है वो छू गया, तो मैं कांप गई और दूर भागने का मैंने प्रयास किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते थे। मैं रोए में खींची चली गई। फिर वो रोए ने जिसने मेरे को पकड़ लिया था, मैंने उसे दूर भागने का प्रयास किया, परंतु वे पकड़कर भी मुझे नहीं छोड़ना चाहते थे और मैं रोए में खींची चली गई। फिर क्या हुआ मैंने पूछा, फिर उत्सुकता बढ़ चली। फिर लेखक कह रहे हैं कि फिर मैंने पूछा फिर क्या हुआ, तेरे को रोए ने खींच लिया और बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया, उसके बाद में क्या हुआ? तो मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे की ओर खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं इन दोनों के बीच में फंस चली। तो लेखक उससे पूछते हैं कि जो रोए थे वो तुम्हें खींच लिए गए, तो फिर उनको जिज्ञासा हुई कि फिर क्या हुआ? तो उनको वो कह रहे हैं कि मैं कोठरी में बंद कर दी गई। यानी जो पेड़ होते हैं, पेड़ के जो नीचे का भाग होता है उसको कोठरी बताया गया कि मैं उसमें बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई धक्का दे रहा है, तो कोई मानो मेरा हाथ पकड़कर है वो आगे को खींचने का प्रयास कर रहा हो। तो वो भी मेरा एक भाई भी वहां लाया गया था। यानी एक जो ओस की बूंद थी वह भी वहां पर थी और उसके लिए स्थान बनाने के कारण है वो मुझे दूसरी जो ओस की बूंद थी उसे दबाया जा रहा था और एक बूंद मेरा हाथ पकड़ ऊपर खींच रही थी और दोनों के बीच में पिस चली थी। एक तो उसका हाथ पकड़ कर खींच रही थी और दूसरे उसके लिए स्थान के कारण उसे दबाया जा रहा था। मैं लगभग 3 दिन तक सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेद से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैं वो ओस की बूंद कितने दिनों तक कष्ट भोगती रही? 3 दिन तक, अंडरलाइन कर लीजिए। मैं लगभग 3 दिन तक सांसत भोगती रही और फिर वह पत्तों के नन्हे नन्हे छेद से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। ओस की बूंद है अपनी जान बचाकर कैसे भागी? वो पत्तों के नन्हे नन्हे छेद से होकर अपनी जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। वो ओस की बूंद है जब जैसे जैसे जान बचाकर भागी पत्तों से, तो उसने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही मैं उड़ जाऊंगी। ओस की बूंद होती है वो सूर्य को देखते ही छिन भिन हो जाती है ना, तो वो ओस की बूंद कह रही है कि मैं जैसे ही मैंने सोचा कि मैं पत्ते पर पहुंचूंगी और फिर मैं उड़ जाऊंगी, लेकिन बाहर जब वह निकली तो उसे मालूम हुआ कि रात हो गई है। अब सूर्य है वो अपने स्थान पर चले गए हैं। सूर्य क्या करता है? उन्हें उड़ने की शक्ति देता है। तो वह सूर्य है वो अस्त हो चुके थे और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं था और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे थे कि मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं था। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर सिकुड़ी पड़ी रही। तो फिर वो कह रही है कि मैं अपने भाग्य पर भरोसा करती रही कि पता नहीं जीवित रहूंगी या नहीं रहूंगी, और मैं एक पत्तों पर पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी, और अभी जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जान में जान आ गई और रक्षा पाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब कि तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रहना चाहती हूँ। रहना है क्या? इधर क्या है? अंदर बुक में आ रहा है, जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझे उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा क्या है? मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। वो कहते हैं कि भैया
इस ये जो कहानी बताई थी, इस इतनी दुख भरी और भावपूर्ण कहानी का जब लेखक को पता पड़ा तो उसने उन्हें कहा कि जब तुम मेरे पास हो तो कोई पत्ता भी तुम्हें छू नहीं सकता। तो वह उसकी बूंद कहती है, भैया इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ कि जब सूर्य निकल जाएगा तब मेरी रक्षा हो जाएगी, मैं उड़ जाऊंगी, लेकिन जब तक सूर्य न निकले तब तक तुम मेरी रक्षा करो। और उस जब सूर्य निकलेंगे तो उनका दर्शन होते ही मुझे उड़ने की शक्ति आ जाएगी। और फिर वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन है वो विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा मन है वो तनिक भी न दुखेगा, कि मेरी बहुत ही कहानी है, मैं तुम्हें अपनी कहानी है वो बताऊंगी। ये कौन किसको कह रहा है? ओस की बूंद है वो लेखक को कह रही है। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, ओसजन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। बहुत दिन हुए यानी बहुत दिन हुए जो मेरे पुरखे थे, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन नामक गैस, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नामक गैस, जो सूर्य मंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थी और सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। सूर्यमंडल पर जो सूर्यमंडल है वो अपने निश्चित स्थान पर चक्कर काट रहा था और वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह है वह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? तो वह लेखक पूछता है कि तुम्हारे जो वंशज हैं या पुरखे हैं वो अब सूर्यमंडल में नहीं है क्या? अब इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि वायुमंडल में कौन सी दो गैसें थे विद्यमान थी? हाइड्रोजन और ओजोन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों में अब भी उनका मुख उज्जवल किए हैं। हाँ, तो मेरे बड़े पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ गया था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। इसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस महाराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। इन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। हमारी पृथ्वी कैसे बनी है और ये पहले कैसे थी ये हमें बता दिया गया है कि वो कह रहे हैं कि उनके वंशज थे वो एकदम भयानक लपटों में थे और वो क्या करते थे, वो उनके पुरखे थे वो बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की क्या हुआ कि एक प्रचंड प्रकाश है वो प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा और उनकी आंखें हैं उस प्रचंड प्रकाश को देखकर चुंधियाने लगी। यानी बहुत तेज रोशनी हो तो हमारी आंखें हैं वो ऐसे लगता है ना कि अपने आप बंद हो जाएगी। हम सूर्य की आप देखो, आप सूर्य की ओर लगातार देखो, आपसे देखा नहीं जाएगा। तो वैसे ही एक प्रचंड प्रकाश है वो लपट के रूप में आ रहा था। तो दूर उसकी आंखें हैं वो चुंधियाने लग गई कि पिंड वह तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो प्रकाश आ रहा था ना जो पिंड के रूप में और रोशनी लिए वह किसकी ओर बढ़ रहा था? सूर्य की ओर बढ़ रहा था। और जो जो वह सूर्य के पास आता गया उसके पिंड का जो आकार है वो भी बढ़ता गया और वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। यानी जितना सूर्य बड़ा है उससे लाखों गुना वो प्रकाश आ रहा था, जो प्रकाश का पिंड आ रहा था वो उससे लाखों गुना बड़ा था। और फिर इसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। जब सूर्य इतना तेज
और उसका जो एक पिंड आ रहा था वो इतना तेज, उसकी पिंड प्रकाश को देखकर सूर्य था वो भी कांपने लग गया। और फिर ऐसे हुआ कि उस महाराज से जो वो प्रकाश आ रहा था उससे सूर्य टकरा जाएगा और सूर्य है वो एकदम चूर्ण हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ और सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से घूम चला। फिर वो सूर्य से दूर चला गया और लेकिन उसकी जो भीषण आकर्षण शक्ति से कारण है वो सूर्य का एक भाग टूटकर है उसके पीछे चला। लेकिन वो इतनी उसकी आकर्षण शक्ति थी कि उसके सूर्य का एक भाग टूट गया और उसके पीछे चल गया। और जो सूर्य का इतना टूटा हुआ भाग है वो इतना भारी खिंचाव है, वह कारण सूर्य का एक भारी खिंचाव संभाल न सका। लेकिन सूर्य का जो टूटा हुआ भाग था वो इतना भारी खिंचाव सह न सका और कई टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा टूटा था लेकिन इतना भारी खिंचाव हो जाने के कारण उस टुकड़े के भी कई टुकड़े हो गए और उन्हीं में से जो एक टुकड़ा है वो हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी कैसे बनी? ऐसे बनी कि एक प्रचंड प्रकाश है वो आ रहा था सूर्यमंडल से। जो सूर्य मंडल से आता हुआ प्रकाश पिंड जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ऐसे लग गया जैसे सूर्य है उससे टकरा जाएगा और जो सूर्य है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह पास आते गए वह सूर्य से अलग हो गया। लेकिन उसकी जो आकर्षण शक्ति थी उसके कारण सूर्य का एक भाग टूटकर है वो उसके पीछे हो गया और वह इतना जो आकर्षण है वह जो आकर्षण सहन नहीं कर सका और सूर्य का जो भाग टूटा था वह कई टुकड़ों में और बट गया और उन्हीं सूर्य का टूटे हुए भाग का एक टुकड़ा है वो हमारी पृथ्वी बना। और यह प्रारंभ में क्या था? एक बड़े आग का गोला थी, यानी पृथ्वी जब आई थी तो एक आग के गोले के समान थी, यानी बहुत प्रचंड गर्म थी। इस पर कोई आदमी या जीव जंतु नहीं रह सकते थे क्योंकि वह किसका टूटा हुआ भाग था? सूर्य का। तो सूर्य में तो इतनी गर्मी है, इतनी रोशनी है कि उसकी उनकी और हम यहाँ से सहस्त्रों मील दूर रह रहे हैं तब उनकी ओर देख नहीं सकते, तो पास में जाए तो आदमी है वो जली जाए। तो इसके तो सूर्य का जो टूटा हुआ भाग जो गिरा था वह हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक आग के गोले के समान थी। हम इसको यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, एक दिन के बाद से लेके आग का गोला थी, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी बनी है और इसकी क्या प्रक्रिया थी। इसका एक बड़ा प्रश्न जो बनता है इसका उत्तर यह हो जाएगा। ऐसा परंतु उन लपटों में से तुम पानी कैसे बनी? तो वो लेखक उसे कह रहे हैं कि ऐसा ही बात है, लेकिन जब इतने लपटें उठ रही थी तो फिर पानी कैसे बन गया? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। कि ये कह रहे हैं कि मुझे इतना याद नहीं है लेकिन अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई थी। तो आप लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण ओस की बूंद है वो उत्पन्न हुई थी। ओस की बूंद ही तो बता रही अपनी कहानी है। तो प्रश्न आ सकता है कि ओस की बूंद है वो किस तरीके से उत्पन्न हुई? तो अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया हुई। रासायनिक क्रिया के कारण है वो ओस की बूंद है वो उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। उन्होंने आपस में मिलकर, किन्होंने आपस में मिलकर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। तो उनका जो रूप था उन्होंने वो गवा दिया और उससे पानी उत्पन्न हुआ। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। पहले किसके रूप में घूमी वो? भाप के रूप में। उसके बाद में जाने क्या हुआ, अब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। पहले तो क्या था, पृथ्वी पे जब धीरे धीरे आग की लपटें हैं वो धीरे धीरे जब शांत हुई तो भाप बनी। भाप के बाद में वो कह रहे हैं उसके बाद जाने क्या हुआ, मुझे होश आया तो अपने को ठोस बर्फ के रूप में आया। फिर उसका रूप क्या हुआ, तरल से ठोस हुआ।
ठोस होते ही वो किस रूप में परिवर्तित हो गई? बर्फ में। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह तब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। और वह पहले का कोई कितना भाग रह गया था? 17वां। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। और वो कह रही है कि जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। सौंदर्य कैसे बिखर पड़ता था सूर्य की किरणें पड़ने से अंकित? कि पहले बर्फ के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, और जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है सौंदर्य बिखर पड़ता था। क्यों पड़ता है? कि जब जो ये ओस की बूंद होती है, जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती है तो वैसे ये चमकती है, तब इनका सौंदर्य बिखर जाता है, फिर धीरे धीरे ये समाप्त हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि हमारा सौंदर्य बिखर पड़ा। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख, हाँ चौको नहीं। मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान नहीं है। मैंने एक दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना, और ओस के बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। लेखक की ओस की बूंद के प्रति श्रद्धा क्यों बढ़ गई? क्यों बढ़ गई? क्योंकि ओस की बूंद ने जो अपनी कहानी बताई थी कि किस तरह से वो पहले आग के पृथ्वी है वो लपटों के रूप में थी, भी धीरे धीरे पृथ्वी है वो ठंडी हुई, फिर इसमें पानी भाप बना, भाप से पानी हुआ, पानी से ठोस बर्फ बनी, और बर्फ के बाद में उनको कितने लाखों वर्ष तक, और उन्हें ये जो ओस की बूंदे बनने में लगा। कितनी बता रहे हैं? मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल नमक के समान नहीं है, यानी 100 से 200 वर्ष उन्हें लगे। जिस तरह दाल में नमक समाया जाता है, तो वो कह रहे हैं उस तरीके से दाल में नमक के समान नहीं थे 200 वर्ष। तो यह इतना ऐसे दीर्घजीवी जो वार्तालाप, यानी इतनी लंबी बात चीज को सुनकर लेखक के मन में ओस की बूंद के प्रति श्रद्धा जग पड़ी। हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। मुख पर हवाएं उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिनों आनंद से कटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमारे पास न था। बहुत पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनका तरल शरीर पर हम फिसल चले जाते हैं। फिर वो कह रही है उसकी बूंद कि हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेल रहे थे कि फिर हमें एक दिन ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हम सरक रहे हैं, कि आगे की ओर जा रहे हैं। तो उनके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मुख पर हवाइयाँ कब उड़ने लग जाती है? जब आदमी को खतरे का महसूस हो। उन्हें लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर क्योंकि इतने दिनों तक उन्हें आनंद से कट गए थे, फिर उन्हें ऐसे लगा कि उनको जो दुख सहन करने की आदत है उनकी चली गई थी। फिर उन्होंने पता किया तो उनको पता लगा कि हमारे भार से ही, कि उनका इतना भार हो गया था कि उनके जो नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए थे, यानी जो ओस की बूंदी थी वो पानी हो गई थी, और वह अपना ठोसपन यानी जो बर्फ का रूप ले रखा था वो उनका पिघल गया था, और तरल शरीर पर हम फिसल रहे थे वो पानी बन गया, और पानी के ऊपर वो फिसल रहे थे। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास है वो उसका क्लास का टाइम ओवर हो गया है। हम अपनी कक्षा को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कोई बात पूछनी है तो किसी भी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी है वो निरंतर जारी रखें, कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं संबंधित विषय के टीचर से, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट में आपको परीक्षा से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप आके पूछ सकते हैं। अपनी नोटबुक चेक करवाइए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।